बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह प्रोक्योरमेंट और इंपोर्ट का कंपैरिजन, ये उन लोगों के लिए जो प्रोक्योरमेंट में काम करते हैं और इंपोर्ट को नहीं जानते। तो हर प्रोक्योरमेंट वाले की ख्वाहिश होती है कि मुझे इंपोर्ट का प्रोसेस भी समझ आ जाए, लेकिन वो डर रहे होते हैं कि शायद ये बिल्कुल इंटायरली कोई डिफरेंट प्रोसेस है और बहुत कोई मुश्किल प्रोसेस है, और इसको सीखने के लिए लोग EPB वो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, शायद अभी उसका नाम चेंज हो गया, तो उसके चक्कर लगाते हैं या और लोगों से कोर्स करते हैं कि जी हमें इंपोर्ट का कोर्स करवा दें ताकि हमें समझ आ जाए। तो मैं आपको आसान तरीका समझा देता हूँ कि इंपोर्ट और प्रोक्योरमेंट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक दो चीज़ों का डिफरेंस है। और वो एक दो चीज़ें जो हैं वो भी आप जैसे ही एक कंसाइनमेंट यानी एक ऑर्डर को हाथ से निकालेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट और इंपोर्ट में क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं और क्या डिफरेंट है। नंबर 1 है सोर्सिंग। प्रोक्योरमेंट में भी सोर्सिंग होती है, इंपोर्ट में भी सोर्सिंग होती है। जैसे आपने कोई वेंडर नया ढूंढना है या जो एग्जिस्टिंग वेंडर है उनसे कुछ नेगोशिएशन करनी है, उनके साथ किसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर जाना है, तो ये सारी चीज़ें सोर्सिंग में आ जाती हैं कि आपने प्रोक्योरमेंट में भी नए वेंडर ढूंढने हैं, एडवर्टाइज करना है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जाके देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग उस कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं उनके। इसी तरह से आप इंपोर्ट में भी सोर्सिंग करते हैं। जो सोर्सिंग का प्रोसेस है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है सप्लाई चेन के अंदर भी और प्रोक्योरमेंट के अंदर भी कि सोर्सिंग क्या होती है। तो सोर्सिंग का प्रोसेस दोनों जगह पर होगा, प्रोक्योरमेंट में भी इंपोर्ट में भी। तो जब आपने वेंडर सोर्स कर लिया कि कुछ लोग सोर्स कर लिए, फॉर एग्जांपल लोकली आपने स्टेशनरी के कुछ वेंडर सोर्स कर लिए कि जी ये 10 लोग, वैसे तो बहुत सारे लोग होंगे लेकिन आपने कुछ 8-10 को क्वालिफाई कर लिया, रजिस्टर्ड कर लिया कि हमने इनके साथ चलना है, तो ये हमारे रजिस्टर्ड वेंडर हैं। तो फॉर एग्जांपल वो 8 रजिस्टर्ड वेंडर हैं, तो यहाँ पे आपने सोर्सिंग करके 8 वेंडर को रजिस्टर्ड कर लिया। सिमिलरली आप इंटरनेशनल मार्केट में सोर्सिंग कर सकते हैं, आप नेट पे जाके देख सकते हैं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन कंट्रीज़ के मतलब जो ट्रेड डायरेक्टरीज हैं उनसे सोर्सिंग कर सकते हैं। आप जो इस्लामाबाद में उस कंट्री की एम्बेसी है, जिस कंट्री से आप वो इंपोर्ट करना चाहते हैं मटेरियल, तो उस कंट्री की जो एम्बेसी होगी इस्लामाबाद में, आप उसको लेटर लिख सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं कि जी हमें इस कैटेगरी में आपके मुल्क में जो लोग अवेलेबल हैं उनके नाम एड्रेस चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड कर दे। और ईजी वे तो गूगल है कि आप तो गूगल में कुछ भी लिखो तो आपको बड़ी आसानी से कुछ थाउजेंड्स में सोर्सेज मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपने नंबर 1 सोर्सिंग, दोनों साइड पे सोर्सिंग सेम प्रोसेस है, जैसे लोकल सोर्सिंग करनी है वैसे इंटरनेशनल सोर्सिंग भी होती है। नंबर 2 है RFQ। RFQ स्टैंड करता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। जब आपने सोर्सिंग कर ली, आपके पास कुछ वेंडर आ गए कि ये वेंडर हैं, जैसे स्टेशनरी में यहाँ पे हमने 8 वेंडर रजिस्टर कर लिए, यहाँ पे भी हमने कुछ वेंडर सोर्स कर लिए, कुछ चाइना से कर लिया, हांगकांग से कर लिया, ताइवान से कर लिया, मलेशिया से कर लिया, थाईलैंड से कर लिया। मतलब स्टेशनरी की बात करूँ कि स्टेशनरी में जो चीपेस्ट कंट्रीज़ हैं वो यही हैं। तो यहाँ पे भी हमने कुछ डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे कुछ लोगों को सोर्स करके तो अपनी लिस्ट में डाल लिया कि ये मैन्युफैक्चरर अवेलेबल हैं स्टेशनरी की आइटम्स के। तो अब हमने RFQ डिमांड करनी है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो हमने लोकल वेंडरों को भी बता दिया कि भाई हमें ये स्टेशनरी की आइटम चाहिए और हमारी इतनी क्वांटिटी है, ये मंथली रिवॉल्व होती है, 6 मंथली हम ऑर्डर करते हैं और इतनी क्वांटिटी है, तो आप अपनी कोटेशन दें। सिमिलरली हमने इंपोर्ट में भी जितने भी हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट से, चाइना से, थाईलैंड से, मलेशिया से, ताइवान से वेंडर्स अवेलेबल थे, हमने उन सब को लिख दिया कि भाई आप या ईमेल कर दी कि आप हमारी ये आइटम है, ये क्वांटिटी है, तो इनकी कोटेशन दे दें। तो RFQ दोनों में सेम वही प्रोसेस होगा, जो प्रोक्योरमेंट में RFQ का होता है प्रोसेस, वही इंपोर्ट में भी RFQ का प्रोसेस होगा। और नंबर 3 है फ्रेट चेक। अब जब ये लोग अपनी कोटेशन देते हैं, जैसे लोकल भी प्रैक्टिस में होता है कि या तो वो एक्स स्टॉक, नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो है ना वो एक्स स्टॉक कोटेशन देते हैं, क्योंकि फ्रेट हर रोज़ बढ़ रहे होते हैं तो फ्रेट का आइडिया नहीं होता। जब आप एक दफ़ा कोटेशन दे देते हैं तो जब तक ऑर्डर आता है तो फ्रेट कहीं का कहीं आगे जा चुका है, तो नॉर्मली लोग एक्स स्टॉक के ऊपर कोटेशन देते हैं। ये एक्स स्टॉक, C&F, CIF, FOB ये क्या चीज़ है, ये इंशाल्लाह आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये समझ लें कि जो
RFQ जो कोटेशन में हम रेट मंगवाते हैं तो वो ज़्यादातर रेट एक्स स्टॉक होंगे कि जिस जगह स्टॉक पड़ा है वहाँ पे इसका ये रेट है। फॉर एग्जांपल स्टॉक कराची में पड़ा है तो वो लिखेगा एक्स स्टॉक कराची के कराची में ये रेट है मेरा। अगर आपने उसको कहीं हैदराबाद लिफ्ट करना है, लाहौर करना है, रावलपिंडी करना है तो वहाँ तक का जो किराया होगा वो या तो आप पे करेंगे या मैं पे करके उसमें बिल में ऐड कर दूंगा, लेकिन वो फिर भी आप ही पे करेंगे और वो जो भी एक्चुअल फ्रेट होगा वो हम चार्ज कर लेंगे। तो अब जब यहाँ पर फ्रेट आता है तो इसमें दो ऑप्शन है। यहाँ पे भी हम इंपोर्ट में भी फ्रेट चेक करेंगे, लोकल में भी फ्रेट चेक करेंगे। तो हम सप्लायर से कहेंगे कि भाई आप अपनी एक्स स्टॉक प्राइस दे दो, जिस जगह आपका स्टॉक पड़ा है वहाँ पे जो प्राइस है वहाँ से आगे का फ्रेट हम खुद भी चेक कर लेते हैं और आप भी हमें बता दें। तो अब सप्लायर भी अपना एक रेट बता देगा। फॉर एग्जांपल कराची से लाहौर तक अगर उसको कंटेनर भिजवाने में 2 लाख खर्चा आता है तो हम भी अपनी लोकल मार्केट में देखेंगे जो हमारे फ्रेट फॉरवर्डर होंगे, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे, जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो फ्रेट फॉरवर्डिंग करते हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई अगर कराची से एक कंटेनर लाना है तो कितने हैं। तो वो हो सकता है 180 का, 190 का, 170 का या 210, 220। तो हम देखेंगे कि फ्रेट कहाँ पे कम है, क्या हमारा सप्लायर कम पे कर रहा है या हम कम पे कर सकते हैं। तो जिस जगह फ्रेट कम होगा हम उस जगह फाइनल कर लेंगे। अगर तो सप्लायर की साइड पे फ्रेट कम आ रहा है तो हम उसे कहेंगे कि भाई आप अपनी कोटेशन कॉस्ट, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस लाहौर तक, कराची से लाहौर तक का जो फ्रेट है उसको ऐड करके हमें कोटेशन दे दो। और अगर हम समझें कि नहीं हम खुद वहाँ से लिफ्ट कर लेंगे और कम फ्रेट में ले आएंगे तो हम उसे कहेंगे कि आप एक्स स्टॉक पे हमें बता दो क्या प्राइस लेनी है, बाकी का हम फ्रेट हम खुद ही पे कर देंगे। तो इसी तरह हम इंपोर्ट में भी करते हैं कि दोनों तरह के रेट चेक कर लेते हैं। सप्लायर से पूछते हैं जो भी एक्सपोर्टर है कि भाई आप एक्स स्टॉक क्या देंगे और इसमें फ्रेट कितना ऐड होगा, दोनों चीज़ें मेंशन कर दें। और इसी तरह से यहाँ पर जो लोकल इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं हम उससे पूछ लेते हैं कि भाई इतनी बड़ी कंसाइनमेंट है, ये वॉल्यूम या क्वांटिटी है, तो इस जगह से या इस कंट्री से हमने इसको मंगवाना है तो बताएं क्या फ्रेट है। तो अब ये फ्रेट का जिस तरह से हम प्राइसेस का कंपैरिजन करते हैं RFQ में, कोटेशंस डिफरेंट लोगों की कंपेयर करते हैं कि क्या कॉस्ट डिफरेंट लोग मांग रहे हैं, सिमिलरली हम फ्रेट का भी कंपैरिजन करते हैं कि इसका फ्रेट कितना आ सकता है। और स्पेशली जब इंटरनेशनल इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे चूँकि फ्रेट काफ़ी $1000s में होता है, ये डिपेंड करता है कि कंसाइनमेंट कितनी है। तो यहाँ पे तो स्पेशली हम देखते हैं कि भाई फ्रेट में कितनी हम सेविंग कर सकते हैं, क्या सप्लायर हमें कम फ्रेट ऑफर कर रहा है या कि हम खुद अगर लोकल मार्केट से कुछ बेस्ट नेगोशिएट कर लें तो उस पर कम ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम फ्रेट भी चेक करेंगे, उसका एक कंपैरिजन बनाएंगे और उस कंपैरिजन के हिसाब से उसको डिसाइड करेंगे कि फ्रेट किस जगह पे किस तरह से कम आ रहा है। जो कम आएगा वो फ्रेट प्लस जिसकी प्राइस फाइनल हुई है RFQ में, वो दोनों को जो प्लस करेंगे तो ये C&F बन जाएगा, कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट एंड फ्रेट लोकली भी एप्लीकेबल होता है, इंटरनेशनल जो इंपोर्ट हो रही होती है वहाँ पे भी कॉस्ट एंड फ्रेट एप्लीकेबल होता है, यानी कि इसमें कॉस्ट भी है प्रोडक्ट की और फ्रेट भी शामिल है। तो ये यहाँ तक कॉस्ट एंड फ्रेट शामिल है, जैसे कराची से लाहौर तक कॉस्ट एंड फ्रेट दोनों शामिल है प्राइस में। तो इस तरह से फ्रेट दोनों जगह पे एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी। नंबर 4 है प्राइस कंपैरिजन। तो अब जैसे कि बताया कि RFQ यहाँ पे भी ली, यहाँ पे भी ली, तो ये जो RFQ हमने ली तो इसका जो प्राइस कंपैरिजन बनेगा वो प्रोक्योरमेंट में भी बनेगा, वो इंपोर्ट में भी बनेगा कि हमने किसको ऑर्डर देना है, किसकी प्राइसेस कम है। और सिमिलरली फ्रेट का भी जैसे बताया, इसका भी कंपैरिजन। तो ये RFQ और फ्रेट का दोनों का कंपैरिजन बनेगा प्रोक्योरमेंट में भी और दोनों का कंपैरिजन बनेगा इंपोर्ट में भी। और नंबर 5 है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस यहाँ पर छोड़ दिया, इंपोर्ट के अंदर इंश्योरेंस अवेलेबल है। इंपोर्ट में तो आपको हर हाल में इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, यानी वो कंसाइनमेंट जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू होगी उसका 110% की इंश्योरेंस होगी। क्योंकि ये स्टेट बैंक की रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो भी मंगवा रहे हैं वो इंश्योर्ड हो, क्योंकि उनका जो बैंक जो LC खोल रहा है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट खोलेगा, यहाँ पे आगे आएगा, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट जो चीज़ आनी है, अगर वो रास्ते में कहीं डूब जाए, जहाज़ डूब गया, कोई और हादसा हो गया, प्रोडक्ट डैमेज हो गई,
और वो एंड यूज़र तक नहीं पहुंची, यानी जिसने इंपोर्ट की है उस तक नहीं पहुंची, तो वो जो उसकी अमाउंट है वो फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ये बैंक अपने रिस्क को कवर करता है। जैसे अगर आप बैंक से गाड़ी लेते हैं तो वो बैंक कहता है जी पहले इसकी इंश्योरेंस को आके मुझे दें तो फिर मैं गाड़ी आपको दूंगा, या बैंक खुद उसकी इंश्योरेंस को आके आपसे कॉस्ट चार्ज कर लेता है और उस गाड़ी की कीमत में डाल देता है। तो जब भी आप बैंक से लोन पे गाड़ी लेंगे तो उसमें इंश्योरेंस की कॉस्ट भी शामिल होती है। तो वो बेसिकली बैंक अपने रिस्क को इंश्योर कर रहा होता है कि अगर गाड़ी चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, कुछ भी हो, तो वो जो उसकी किस्तें आनी है वो फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी कि जी ये लॉस हो गया और ये लॉस चूँकि इंश्योर्ड था तो इसलिए आप ये पेमेंट, अब वो जो यूज़र था, जैसे मैंने अगर गाड़ी निकलवाई और मेरी गाड़ी चोरी हो गई है तो फिर मैं तो पे नहीं करूँगा क्योंकि गाड़ी चोरी होगी, तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी बैंक को उतनी अमाउंट, और बैंक उसके बदले में मुझे नई गाड़ी ले देगा। तो ये प्रोसेस होता है। तो जब भी, और ये इंश्योरेंस लोकल जो हम परचेज कर रहे होते हैं, प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी चल सकती है। और ये उस वक्त लोकल में आपकी वैलिड होती है जब आप फ्रेट खुद पे कर रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर हमने फ्रेट खुद पे करना है कि जी कराची से एक कंसाइनमेंट आ रही है लाहौर तक और फ्रेट हमने पे करना है, तो इसका मतलब कि हमने कराची में जब वो उनसे कंसाइनमेंट ली तो वो हमारे हवाले हो गई। अब अगर वो कराची से लाहौर आते हुए डैमेज हो जाती है, लॉस हो जाता है, चोरी हो जाती है, तो वो कहेगा जी मैंने तो आपको पूरी चेक करवा के लोड करवा दी थी आपके नुमाइंदे के सामने या आपके सामने, तो मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। तो अब वो कंसाइनमेंट का जो भी लॉस होगा वो बायर के अकाउंट में चला जाएगा जो प्रोक्योर कर रहा है, क्योंकि उसने खुद वहाँ से उसको उठाया है। तो इसलिए लोकल मार्केट में जितनी भी प्रोक्योरमेंट हो रही है वहाँ पे लोगों की कोशिश होती है कि हम इसको डिलीवर्ड लें, हम इसको एक्स्ट्रॉक ना लें। जो भी फ्रेट आता है वो सप्लायर पे कर दे, हम उसको पे कर देंगे और वो हमें हमारे प्लांट के ऊपर या हमारी शॉप या जिस जगह हम बैठे हैं वो चीज़ वहाँ पे डिलीवर करें हमें, उसमें जो भी फ्रेट कॉस्ट आती है वो हम उसको पे कर देंगे। तो ये बेस्ट वे है कि आप उसको डिलीवर्ड लें। जब डिलीवर्ड होगा तो इसका मतलब अगर दरमियान में लॉस होता है तो वो उसका लॉस होगा, आपको तो सेफ एंड साउंड और सिक्योर चीज़ मिलेगी तो आप पे करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं होती क्योंकि ये सप्लायर खुद ही, नॉर्मली सप्लायर खुद ही डिलीवर कर रहे होते हैं, तो बायर को यहाँ पर इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बायर खुद कहीं से लिफ्ट करता है तो फिर वो कोशिश करता है कि अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा है, वॉल्यूम वाइज ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, तो मैं इसको इंश्योरेंस करवा लूँ, अदरवाइज़ वो इसको छोड़ देता है। लेकिन इंपोर्ट में तो ये 100% इंश्योरेंस आपको हर हाल में करवानी पड़ती है, उसके बगैर आपकी एलसी जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट है वो नहीं खुल सकता। तो ये इंश्योरेंस का प्रोसेस था। तो इंपोर्ट में इंश्योरेंस होगी, लोकल में हो भी सकती है और नहीं भी होती है, नॉर्मली नहीं होती लेकिन हो सकती है।